Hello students, welcome back to our channel General Studies with अनूप के वर्मा। हम लोगों ने स्टार्ट किया है मैराथन सीरीज फॉर 1100 MCQs और इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट था जो को हमने स्टार्ट किया है वो है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी से जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट वन ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। तो ये है हमारा पार्ट सेकेंड और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ द यूपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, वहाँ से लिए हैं। और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं पिछले 2-3 सालों या बेसिकली मैंने यहाँ पे 5 से 6 सालों का जो डाटा है उसको कलेक्ट किया है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पार्ट 2 का है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि ये सीरीज है आपकी 1100 क्वेश्चंस की। तो इसको मैं सीरीज में कंटिन्यू करता चलूँगा, ठीक है, ताकि आपको भी पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन हमारे कवर अप हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव assent to the ordinance on electoral reform when it was sent back to him by the Union Cabinet without making any change in the year 2002। 2002 में मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए राष्ट्रपति जी ने कहा। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो बिल था उसको वापस सदन के पास भेजा, बट वहाँ पर बिना जो भेजा गया बेसिकली बिल को, तो वो किस आर्टिकल के तहत ये चीज़ करी गई है बेसिकली यहाँ पर ये पूछा है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 123 के तहत। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 123, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस जो होता है, ऑर्डिनेंस को प्रमोट करने का स्टेट पर या फिर सेंटर पर विदाउट द कंसेंट ऑफ लेजिस्लेचर। दैट मीन्स इसका मतलब ये है, सिंपली आप ये समझिए कि जब सदन आपका ये आपका सेंटर पर और स्टेट दोनों पर लागू होता है, जब ये दोनों सेशन में नहीं हो, है ना, सेशन ना चल रहा हो, मतलब सदन ना चल रहा हो, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति जी जो है एक ऑर्डिनेंस, एक बेसिकली एक काइंड ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी जो उनको चाहिए, मतलब अगर जो समय रिक्वायरमेंट है। तो जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट बिल, दिल्ली सेवा बिल जो है आया था पार्लियामेंट के अंदर, वो पास हो चुका है। बट उस टाइम पर जिस टाइम पर एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया था, ऑर्डिनेंस लाया गया था, वहाँ पर जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो अधिकार है वो एलजी और सेंटर के पास आ गया था थ्रू द ऑर्डिनेंस। तो ये वही वाला केस है उसी टाइप का। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और ये आर्टिकल 123 जो है ये पावर देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, जबकि जब कोई भी हाउस जो है वो सेशन में ना हो तब वो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई लॉ ला सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये ऑर्डिनेंस जो लाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसकी वैलिडिटी क्या होती है ना, कितने टाइम तक रहता है। तो इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। कई बार वन डे एग्जाम्स में तो अक्सर पूछा गया है, बाकी कई एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसका टाइम वैलिडिटी होती है 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ एंड 6 वीक, ठीक है, 6 आपको याद रखना है, 6 मंथ एंड 6 वीक। अब यहाँ पर जो 6 मंथ है ये क्या है, इसकी वैलिडिटी, मतलब इतने महीने तक तो ये वैलिड रहेगा, मतलब 6 महीने में एक बार तो सदन बैठेगी, उस टाइम पर इसके ऑर्डिनेंस को एज अ बिल प्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो 6 वीक है ये है बेसिकली ये टाइम है रिमेनिंग टू द पार्लियामेंट टू अप्रूव द ऑर्डिनेंस, ठीक है, आफ्टर रीअसेंबली। मतलब ये है कि ये 6 महीने तक तो वैलिड रहेगा, बट ये 6 वीक वो टाइम पीरियड है जब असेंबली जो है, जो सदन है, वो मिलता है, रीअसेंबल होगा, और उस ड्यूरेशन के अंदर जब वो मिलता है तब उस ऑर्डिनेंस को बिल के रूप में सदन में लाया जाए ताकि उसे परमानेंट कानून का मतलब एक रूप दिया जा सके, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में कौन सा वो प्रोविजन है या आर्टिकल है जो ये कहता है कि सेंट्रल की ड्यूटी है, ठीक है, मतलब इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो राज्यों को प्रोटेक्ट करे, प्रत्येक राज्यों की वो क्या करे, रक्षा करे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन
अगर जो उस राज्य में बेसिकली अगर जो बॉर्डर स्टेट है, जैसे आपका हरियाणा, पंजाब, सॉरी हरियाणा नहीं बेटी, पंजाब, राजस्थान, ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो इन जैसे स्टेट्स को एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहर से अगर जो पाकिस्तान अटैक करता है तो सेंटर की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि उनकी वो रक्षा करे। और इंटरनल डिस्टर्बेंस, अगर जो किसी राज्य में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है, इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे आपने अभी केस सुना होगा मणिपुर का, मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई है, ठीक है, तो वहाँ स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है, तो उस केसेस में सेंटर की जिम्मेदारी है इन चीज़ों से राज्यों को बचाना। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है 355 अनुच्छेद, आर्टिकल 355, आर्टिकल 355 के अंदर ये चीज़ मैंशनड है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया, भारत के अंदर स्टैम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर, भारत के अंदर जो स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी जब आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह मतलब खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपने देखा होगा ना स्टैम्प पेपर होता है, तो उसी स्टैम्प ड्यूटी की या स्टैम्प पेपर की यहाँ पर बात करी गई है। स्टैम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर, ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें स्टैम्प ड्यूटी होता क्या है, बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी है ये एक टाइप का क्या होता है, टैक्स होता है। स्टैम्प ड्यूटी इज अ बेसिकली अ टाइप ऑफ टैक्स फॉर्म ऑफ टैक्स या टैक्स फॉर्म आप बेसिकली कह सकते हैं, जो कि लाइव्ड होता है इन अ डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है, एंड इट इज लाइव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, इट इज लाइव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए लाइव्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा यहाँ पर, सेंट्रल सॉरी सीजी लिख देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यूनियन लिस्टिंग की बात करें तो जो आपका स्टैम्प ड्यूटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है ये आता है एंट्री जो बुक होती है यहाँ पर एंट्री नंबर 91, इसके अंदर लिस्टिंग है, यूनियन लिस्टिंग है यहाँ पर, और एक एंट्री है यहाँ पर एंट्री 63, दैट इज 63, इसके अंदर स्टेट लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। और ये स्टेट लिस्ट है, ये दोनों चीज़ें कहाँ पर मेंशन है, दीज ऑल आर मेंशनड इन द सेवेंथ शेड्यूल के अंदर मेंशनड है। और स्टैम्प ड्यूटी इस एक तरीके का टैक्स इम्पोज होता है किस पर, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि सेल और परचेज, मतलब सेल और परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज पर ये इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, क्लियर। और इसके लिए एक एक्ट आता है समटाइम, अगर जो कभी पूछ लिया जाए कि भाई मैच ऑफ द फॉलोइंग में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये स्टैम्प ड्यूटी एक पेबल है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, दैट इज इन एक्ट था आपका 1899 का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास ये तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको ये बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। देखिए जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस हुआ करें स्टेटमेंट बेस्ड, तो सबसे पहले आप ऊपर की हेडिंग पे आप पढ़ा करिए कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी है क्या चीज़ पूछी गई है, वहाँ से नहीं क्लियर होता है, उसके बाद आपको स्टेटमेंट पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा माइंड में ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि यहाँ पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है ना। तो उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 371 ए टू 371 आई, ये 1 नहीं है या आई है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये आई है, ठीक है। 371 ए टू 371 आई वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मीट द रीजनल टू मीट द
रीजनल डिमांड ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। ओके, तो मतलब यहाँ पर रीजनल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल राज्य का दर्जा आपने सुना होगा कई बार, तो स्पेशल प्रोविजंस जो है वो इन आर्टिकल्स के तहत इन स्टेट्स को दिया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश आपने देखा है यहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के साथ में देखिए, आंध्र प्रदेश जो है आपका 2014 के अंदर बटा था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो स्टेट्स बने थे, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना भी आएगा, तेलंगाना भी होना चाहिए। ठीक है, तो होना चाहिए मतलब हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि अगर तेलंगाना नहीं है तो आप उसे अलग करेंगे। तो ये आता है, तेलंगाना भी आएगा इसके अंदर, और ये ऐड हुआ था तेलंगाना एज आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है Constitution of India and the United States of America can envisages a dual polity। देखिए दोनों के अंदर dual polity है, ये बात तो करेक्ट है ना, सेंटर है और स्टेट है, अमेरिका में भी है भारत में भी है, बट अ सिंगल सिटीजनशिप। अब देखिए देखिए यूएस की बात करें यहाँ पर सॉरी, और यहाँ पर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर यूएस और इंडिया में आपका ये जो पॉलिसी है, डुअल पॉलिसी तो दोनों जगह देखने को मिलती है डुअल पॉलिसी, बट यहाँ पर है डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप यहाँ पर है सिंगल सिटीजनशिप। अब यहाँ पर अमेरिका के अंदर कोई भी व्यक्ति यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी नागरिक होता है, और जिस भी स्टेट के अंदर वो रह रहा है वो उस स्टेट का भी नागरिक होता है, बट भारत में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट दोनों के केसेस में नहीं एप्लीकेबल है। तो करेक्ट सॉरी, सेकंड ऑप्शन जो है वो भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है अ नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड टू हिज सिटीजनशिप। अब देखिए ऐसा नहीं है कि कोई नेचुरलाइज सिटीजन है, उसको उसने कुछ भी करता रहे तो उसको सिटीजनशिप नहीं जा सकती, उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। इसके लिए एक एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बेसिकली एक्ट था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये था आपका 1955 का, 1955। इसके तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिप्राइव कर सकती है, कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिप्राइव कर सकती है किसी सिटीजन की नागरिकता को ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारे उसके क्राइटेरिया हैं। ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, बट ऐसी कभी ज़रूरत पड़े तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, ये किया जा सकता है केसेस ऑफ, जैसे उसने कभी कोई फ्रॉड किया हो, फ्रॉड छोटा मोटा नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा देशद्रोही, बेसिकली देश के खिलाफ उसने कोई काम किया हो, उसके लिए किया जा सकता है। डिसलॉयल व्यक्ति हो, डिसलॉयलिटी उसने शो करी हो देश के खिलाफ, देश के प्रति, ठीक है, या संविधान के प्रति, ठीक है, अनलॉफुल ट्रेड किया हो, ठीक है, एंड यहाँ पर आता है उसने बात करी मतलब कम्युनिकेशन किया हो या कम्युनिकेट किया हो विद एनिमी, एनिमी के साथ। देखिए एनिमी के साथ तो बात करना वैसे भी गलत बात होती है, बट यहाँ पर क्राइटेरिया है कि एनिमी से उसने कम्युनिकेट किया हो ड्यूरिंग द वॉर, जब लड़ाई चल रही हो, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी 1999 के अंदर, जो कारगिल वॉर थी, उस टाइम पर कोई व्यक्ति अगर जो उसकी कम्युनिकेट करता है पाकिस्तान के साथ में, तो वो इस कैटेगरी में थोड़ा सा आ सकता है। ठीक है, और एक और क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर उसकी नागरिकता जा सकती है, वो क्राइटेरिया ये है कि अगर जो कोई व्यक्ति, एनी सिटीजन, अगर जो मोर देन 7 ईयर्स, 7 साल से ज़्यादा भारत में नहीं रह रहा है, मतलब अगर जो कोई व्यक्ति मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अमेरिका चला जाता है और अमेरिका जाके वहाँ पे जॉब करता है और वो 7 साल तक कंटिन्यूसली भारत नहीं आता, तो उस केस में भी उसकी नागरिकता जा सकती है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, कैन नेवर लिखा हुआ है तो दिस कैन बी नॉट नेवर, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ सही है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए भाई हमने क्या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बात कही गई है और यहाँ पर पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो आर्टिकल 301 301 पर्टेन्स टू राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 301 जो है ये पर्टेन करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड को, ठीक है, नॉट अ प्रॉपर्टी, बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स
एंड इंटरकोर्स, इनके बारे में बात करता है, ठीक है, नॉट रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ राइट, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही। देखिए पहले हुआ करता था जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, तो उसके बाद अब जो है इसे हटा दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका क्या बन गया है, लीगल राइट बन गया है। ये करेक्ट है स्टेटमेंट आपकी सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट है आर्टिकल 300A was inserted in the Constitution of India by the Congress government at the center by the 44th Constitutional Amendment Act। अब देखिए 44th Constitutional Amendment Act जो 1978 के अंदर हुआ था उसके तहत तो इसे ऐड किया गया था, बट यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। नहीं, यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम पर, यहाँ पर गवर्नमेंट थी जनता दल की। जनता दल गवर्नमेंट की थी, उसने अबॉलिश किया था राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट को, ठीक है। ये आपको देखिए, अब इसको ऐसे समझिए कि जनता दल की सरकार थी, उसने 44वां अमेंडमेंट लाए थे 1976 के अंतर्गत, और उस टाइम पर इन्होंने जो फंडामेंटल राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको राइट टू प्रॉपर्टी से हटा दिया गया था, ठीक है, और बेसिकली रिपील कर दिया गया था। इसके लिए आर्टिकल था 19(1)(f), ठीक है, और साथ में आर्टिकल 31, ये दोनों आर्टिकल्स को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। कहाँ से, पार्ट 3 से। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट का, और इसे इंसर्ट किया गया था कहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ मैं इधर पे, और इसे इंसर्ट किया गया था एज अ आर्टिकल 300A, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 300A। और कहाँ पर इंसर्ट हुआ था, दिस हैज बीन इंसर्टेड इन द पार्ट 12, ठीक है, और वहाँ पर एज अ राइट टू प्रॉपर्टी ये इंसर्ट हुआ था, ठीक है। ये थी इसकी पूरी रामकथा। तो कुल मिला के ये स्टेटमेंट ही आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्लियर। तो दो गलत हो गया, एक सही है सेकंड पॉइंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 years shall be employed to work any factory or mine or engaged in any other hazardous एम्प्लॉयमेंट। मतलब कौन सा वो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जो ये कहता है कि मतलब बेसिकली कोई भी बच्चा है जो 14 साल से छोटा है वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता, मतलब काम नहीं कर सकता है जहाँ पर जो केमिकल फैक्ट्रीज है, जहाँ पर स्मोक वगैरह निकलता है, इस तरीके की जगहों पर। तो इसके लिए जो आर्टिकल है आपने सुना होगा आर्टिकल 14, सॉरी 24, नॉट 14, 24। आर्टिकल 24 जो है वो इस तरीके की बात करता है, ठीक है, कि और ये बेसिकली किसके अंदर आता है, आपने एक आर्टिकल का डिवीजन देखा होगा, राइट टू बेसिकली राइट अगेंस्ट, नॉट राइट टू, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन उसके अंदर आता है आपका आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 27, which one of the following article of the Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि इसको हिंदी में पहले देख लेते हैं, हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आया हो। देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा वो अनुच्छेद ये कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह ना हो। तो ये चीज़ कही गई है एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए। तो ये बात हुई है आर्टिकल 257 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 257 इसके अंदर ये कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है ऑफ यूनियन की वो एक्सटेंड होती है टू गिव द, बेसिकली देखिए यहाँ पर आप सिंपली इस आर्टिकल में इसको अगर जो हम मोटे मोटे शब्दों में समझें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सेंटर की पावर्स हैं, सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर हैं, दे आर सुपीरियर, ठीक है, दे आर सुपीरियर देन
स्टेट की पावर्स के सामने, ठीक है। और सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट को क्या करेगी, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, मतलब डायरेक्शन देगी, मार्गदर्शक का काम करेगी कि वो सरकार को अच्छे से चला सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर कहा गया है आर्टिकल नंबर 257 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको दो तीन चीज़ें पता हो। पहले तो इसके लिए आर्टिकल होता है कौन सा, 324, ठीक है। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। अब पहले स्टेटमेंट पर आते हैं। इलेक्शन कमीशन का फंक्शन पूछा है तो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का पर्यवेक्षण और निर्देशन का संचालन करना, यह चुनाव आयोग का कार्य है, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो इलेक्टोरल रोल है मतलब जो लिस्ट होती है किन किन लोगों को वोट देना है जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं, वो लिस्ट बनाना फॉर ऑल द इलेक्शंस इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, देखिए एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो जो इंडिया वाला है इसका तो मुख्य काम यही होता है, ये चार इलाकों के या चार प्लेसेस के मेनली इलेक्शन को कंडक्ट कराना। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो आपके जो पंचायती इलेक्शंस हैं, पंचायत या म्यूनसिपल इलेक्शंस, उनको कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि ये भी एक फंक्शन है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अगला है गिविंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिविजुअल कॉन्टेस्टिंग इन द इलेक्शन, तो ये भी करेक्ट है आपका। तो मतलब यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना, जैसे अभी आपकी रिसेंटली जो आम आदमी पार्टी है, आप जिसे कहते हैं आम आदमी पार्टी, तो इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, नेशनल पार्टी। तो ये किसने किया है, ये दर्जा किसने दिया है, ये दर्जा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अगला है क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट्स इन केस ऑफ द इलेक्शन डिस्प्यूट। अगर जो इलेक्शन डिस्प्यूट होता है किसी भी टाइप का, तो फाइनल वर्डिक्ट्स इसका इलेक्शन कमीशन का नहीं होगा, यहाँ पर फाइनल वर्डिंग जो होगी ये होगी आपकी किसकी, जुडिशरी की। जुडिशरी की जो है वो फाइनल वर्डिंग्स होती है बेसिकली, ठीक है। इन जनरल यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट का नाम ले सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल वर्डिक्ट जो है वो डिस्प्यूट को लेकर यहाँ पर होगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी और 1 2 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक और चीज़ मुझे अभी ध्यान आई है यहाँ पर, तो जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे ये कब सेलिब्रेट होता है, ये आपको डेट पता होना चाहिए, दैट इज द 25 ऑफ जनवरी को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार डेज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। Under which one of the following Constitution Amendment Act 4 languages were added to the were added under the 8th schedule of the Constitution of India, there will raise the 22। देखिए, जब भारत का संविधान बना था ना, उस टाइम पर 14 भाषाएं हुआ करती थी और एट प्रेजेंट कितनी है, 22 भाषाएं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सा, बीच बीच में 2-3 अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, एडिशन हुए हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये पूछा कि वो कौन सी अमेंडमेंट थी जिसके तहत जो है वो लास्ट अमेंडमेंट हुई है, जिसके तहत जब अब ये लिस्टिंग है ये 22 तक पहुँच गई है। तो वो अमेंडमेंट थी आपकी 92nd अमेंडमेंट। 92nd कहाँ गया, ओके, 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 के अंदर हुई थी, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी भाषाएं ऐड करी गई थी ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक थी आपकी बोडो, डोगरी, बोडो डोगरी, मैथिली, मैथिली, ठीक है, एंड संथाली, संथाली। तो ये 4 भाषाओं को ऐड किया गया था 2003 में, ठीक है, जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था फॉर द 8th शेड्यूल, जिसकी वजह से भाषाएं जो है वो बढ़कर हो गई हैं हमारी कितनी, 22। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी। डीपीएसपी के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं आपको ये बताना है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। सो दिस कम्स अंडर द, ये आपका आता है अंडर द फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 23 के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बेसिकली, ठीक है। और अभी हमने एक बात करी थी आर्टिकल 24 के अंदर, जिसमें कोई भी बच्चा जो है वो 14 साल से नीचे का वो हज़ार्डियस फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकता। और ये 23 है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट कर रहा है, ठीक है, मानव व्यापार नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, है ना, इसको उसकी रोकथाम के लिए ये आर्टिकल है। और ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। फंडामेंटल राइट दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, और डीपीएसपी आपका आता है पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन except for the medicinal purpose of intoxicating drinks and other drugs which are injurious to health। अब देखिए ऐसी चीज़ों का कंजप्शन पर रोकथाम जो कि मतलब हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है बेसिकली, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल पर्पसेस, ठीक है, मेडिकल पर्पसेस को छोड़कर। तो ये चीज़ें मेंशन्ड हैं बेसिकली इन द आर्टिकल, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 43। और आर्टिकल 43 जैसे कि आप जानते हैं 36 to 51 आपके आर्टिकल डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। तो जब ये डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द डीपीएसपी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट में या इस आर्टिकल के अंदर 43 के अंदर ये कहा गया है कि ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट मतलब जो राज्य हैं, स्पेशली राज्य की ड्यूटी है कि वो रेज करे न्यूट्रिशन लेवल, ठीक है। क्या रेज करना है इनको, न्यूट्रिशन लेवल को, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल को रेज करना है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, अपना नहीं बढ़ाना भाई, राज्य के जो नेता हैं भाई, पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना होगा यहाँ पर। और इम्प्रूव करनी है पब्लिक हेल्थ को, ठीक है, इम्प्रूव करना है पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ को, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर सिर्फ करेक्ट, तो दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 31 which portfolio was held by the डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद in the interim government। तो इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जब देश आज़ाद हुआ तो ये किस टाइम पर थे, ये इंटरिम गवर्नमेंट थी आपकी 1946 के अंदर, ठीक है। 1946 जब आज़ाद हुआ भारत तो ये भारत के प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। ये सब तो बेसिकली आप सभी को पता ही होगी, बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ पर है डिफेंस मिनिस्टर, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पर, वो थे बलदेव सिंह। और एक्सटर्नल अफेयर्स और जो कॉमनवेल्थ की मिनिस्ट्री है ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, ठीक है। तो तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। Who among the following was the chairman of Union Constitution Committee of the Constituent Assembly, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये बनी थी अंडर द फॉर्मुलेट हुई थी किसके द्वारा, बाय द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। और यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट चीज़ें पूछी गई हैं, सही बात, ठीक है, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड है, बट बहुत ज़्यादा टेढ़ा या कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। अब देखिए 20 पार्ट्स तो भारतीय संविधान में, ठीक है, कभी भी नहीं रहे हैं,
है ना। ओरिजिनली जब संविधान बना था, ठीक है, जब ओरिजिनली, सर पहले हम बात कर लेते हैं, ये फटाफट रिवाइज करते हैं इसको। ओरिजिनली जब संविधान बनता है हमारा, तो उसमें क्या होता है, एक तो प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल के साथ में होते हैं 395 आर्टिकल्स, ठीक है, प्लस 22 पार्ट्स होते हैं, और प्लस साथ में क्या होता है, 8 शेड्यूल्स होते हैं, 8 शेड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। जब संविधान बनकर हमारा तैयार था तो ये 4 चीजें हमारे संविधान में थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 22 तो भाई स्टार्टिंग में ही थे, तो अभी कहाँ से होंगे, कम थोड़ी हो गए होंगे, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। देर आर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया एट ऑल। अब इंडिया के अंदर एट ऑल में पूछ लिया इसने, है ना, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई है, गड़बड़ भाई, अभी तो नहीं है इतने, ठीक। अब हम यहाँ पर अगर जो बात करें एट, अभी यह देखिए प्रेजेंट की कंडीशन, ये तो ओरिजिनल हो गया, अब हम प्रेजेंट को भी थोड़ा लिख लेते हैं। प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट में क्या कहानी है, प्रेजेंट में प्रीएम्बल है हमारे पास, प्रीएम्बल के साथ है लगभग 448 आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, और शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये कहानी हो गई प्रेजेंट की, वो हो गई हमारे ओरिजिनल भी जब बना था हमारा संविधान। तो भाई ये कंडीशन भी कभी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, 90 भाई ना ओरिजिनल में हो रही है ना एट प्रेजेंट में हो रही है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है 9th 10th 11th और 12th शेड्यूल वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल भाई, देखिए ओरिजिनली कितने थे, 8 शेड्यूल थे, अब 8 के बाद जब ये 12 हुए हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो अमेंडमेंट हुआ ही होगा, ठीक है। अब अमेंडमेंट हुआ तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आपका है 8 के बाद 9th अमेंडमेंट, सॉरी 9th शेड्यूल, यहाँ पर आप देखिए 9th शेड्यूल जो है वो ऐड होता है फर्स्ट अमेंडमेंट, और फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी, 1951 को। फिर होता है 9th के बाद 10th शेड्यूल, तो 10th शेड्यूल होता है आपका 52nd अमेंडमेंट होती है इसके लिए, और ये होती है 1985 के अंदर, ठीक है। ये 10th शेड्यूल हो गया एंटी डिफेक्शन वाला। फिर हो गया 11वां शेड्यूल, 11वां शेड्यूल होता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और ये आता है 1992 के तहत। और 12वां शेड्यूल जो है वो आपका जैसे 74th अमेंडमेंट, और ये भी आपका 1992 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। मैच ऑफ द फॉलोइंग में इफ इन केस पूछी गई तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डीपीएसपी एज अ एनश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें, ये लिखा गया है, कहा गया है यहाँ पर। और ये प्रावधान तो दिए गए हैं डीपीएसपी के, और यहाँ पर सवाल में पूछा है विच ऑफ द अबव इज अ गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल पर कौन से चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब इन पॉइंट्स में से गांधीयन प्रिंसिपल पर, गांधी जी के सिद्धांतों पर, गांधीवादी सिद्धांतों पर कौन सी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिक्योरिंग ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो ये आपका ये चीज़ जो आती है, ठीक है, दिस विल कम्स इन द डीपीएसपी फॉर द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बेसिस पे, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बेसिस पर ये आती है, और इसके लिए जो आर्टिकल है दिस इज आर्टिकल 44, ठीक। तो गांधी जी के बारे में बात करी गई थी, तो ये तो नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना और उनको प्रमोट करना यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री को रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है, ये चीज़ आती है आपकी, दिस कम्स अंडर द गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो गई, ठीक है, ओके। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री भी बात कर ली हमने, ओके, तो ये भी हो गई, दोनों चीज़ें आपकी गांधीयन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। Securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities, ठीक है, ये चीज आपकी आती है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के तहत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल सिद्धांत के तहत आती है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट गलत हो गया आपका, तो आपका सेकंड और थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ही आपको पता लग जाएगा टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। ये चीज आपका आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वोट इन पब्लिक इलेक्शन जो है ये ना ही फंडामेंटल ड्यूटी है और ना ही फंडामेंटल राइट है, मतलब ये दोनों के अंतर्गत नहीं आता। दिस इज बेसिकली अ लीगल राइट। ये क्या है आपका लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अब इसे कई बार कुछ कहा गया है इसे, ठीक है। और यहाँ पर जो आइडिया ऑफ फंडामेंटल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने इसे फॉलो किया था, ठीक है। इनिशियली जब हमारा संविधान बना था तब ये नहीं था, बाद में हमने इसे ऐड किया था। और ऐड कब किया था? थ्रू द 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जो 1976 के अंदर हुआ था, उसके तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने संविधान के अंदर ऐड ऑन किया था। और यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है, किसकी रिकमेंडेशन थी, मतलब किस कमीशन की या कमेटी की रिकमेंड किया था? तो यहाँ पर नाम आता है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था। तो नॉट पूछा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। बाकी देखिए, डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, दिस कम्स अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी। Safeguard public property, this is also come under the fundamental duty, and to abide by me constitution and respect its ideal, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी होती है। तो मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, सॉरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग हमने देख लिया। फिर आते हैं क्या पूछा है इसमें, स्टेटमेंट्स तो हैं ही आपकी, पूछा क्या है आखिरकार। तो यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो आपको उसकी स्थापना हुई थी 1948 में। एक तो ये पहले तो पता होना चाहिए आपको ये चीज़, ठीक है। और इसे शॉर्ट में आप कहते हैं UDHR, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। समटाइम्स से फुल फॉर्म भी कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब यहाँ पर कौन से उसके हिस्से हैं इसके? तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, राइट टू फूड, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि अडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा? दिस इज अडॉप्टेड बाय द UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन 1948 के अंदर, जो कि एनश्राइन करता है और फ्रीडम देता है सभी ह्यूमन बींग्स को टू राइट टू एजुकेशन की, ठीक है। पहले स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन की बात इसके अंदर करी गई है और यहाँ पर आर्टिकल 26 के अंदर ये चीज़ मैंशनड है। अब यहाँ पर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो आर्टिकल 26 है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है, ठीक है। राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट और ये चीज़ मेंशनड है इन द आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल रिलेटेड टू द 12, आर्टिकल 12 ऑफ UDHR, ठीक है। राइट टू फूड, राइट टू फूड इज ऑल्सो मैंशनड इन आर्टिकल 26, ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। एवरीवन जो इस धरती पर जी रहा है उसको हेल्थ रहने का, वेल बीइंग और फूड, क्लॉथ, देखो रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान का जो अधिकार है वो इस आर्टिकल के तहत यहाँ पर मिलता है थ्रू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पर करेक्ट हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। निर्देशों का साधन, निर्देशों के साधन बेसिकली यहाँ पर कहा जाए तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कंटेन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज अ, ठीक है। ये किस तरीके से आपका लागू हुआ था? दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली करेक्ट आंसर।
ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए कि किसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग, देखिए यहाँ पर बात करिए टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15%, मतलब 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। तो इसके लिए जो अमेंडमेंट था वो था आपका 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट एक्ट मतलब यहाँ पर था 2003। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कई बार जो गवर्नमेंट है वो कोalition की बनती थी, मतलब 5-6 पार्टियां, 3 पार्टियां मिलकर बनती थी। तो हर पार्टी चाहती थी कि हमारी पार्टी से मिनिस्टर हो, है ना, किसी किसी पद पर। तो क्या होता था कि भाई एक विभाग है, सपोज कर लिए हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर 4 लोग 5 लोग मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रही थी, चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कहा गया कि जो भी स्ट्रेंथ है ना, जैसे आज की डेट में 543 की स्ट्रेंथ है आपकी लोकसभा की, तो इसका 15% से ज़्यादा जो है वो लोग मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम नहीं हो सकते, ठीक है, क्लियर। और ये चीज़ जो है ऐड हुई थी भारतीय संविधान में। एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, क्लॉज 1A, दिस हैज़ बीन एडेड थ्रू द क्लॉज 1A, ठीक है, टू आर्टिकल 75। अब ये चीज़ ऐड तो कर दी गई, अमेंड कर दी गई, पर कहाँ अमेंड की गई, तो ये अमेंड की गई थी आर्टिकल 75 के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पर जो रिकमेंडेशन थी, ये रिकमेंडेशन किसने, भाई किसी ने, भाई देखिए कोई भी चीज़ ऐड होती है, डिलीट होती है, तो वहाँ पर रिकमेंडेशन होती है किसी कमेटी की या कमीशन की। तो यहाँ पर जो कमीशन या कमेटी जो थी वो थी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू एंड वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसने ये रिकमेंड किया था कि ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर है 39। तो इसमें पूछा है which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled areas in several states। okay, scheduled areas in several states के बारे में बात कर रहा है। तो this is talks about the 5th schedule, ठीक है, 5th schedule और under the article 244(1), ठीक है, ये डिफाइन करता है scheduled areas के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर C 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इस सेशन का या इस पर्टिकुलर वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 40। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है द एन अमेंड, देखिए स्टेटमेंट दी गई है और आपको सीधा चला जाना है कौन क्या पूछा गया है, करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखिए दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। भाई जाहिर सी बात है कोई भी अमेंडमेंट होगा तो उसको इनिशिएट करने के लिए क्या है, बिल लाना पड़ेगा, है ना। तो बिल विधेयक लाना पड़ेगा, ऐसे हिंदी में कहते हैं। और ओनली इन लोकसभा नहीं, ये चीज़ गलत हो गई। ओनली इन लोकसभा नहीं होगा, ये आपका आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर आप ला सकते हैं, ठीक है। आइदर हाउस ऑफ द मतलब लोकसभा हो सकती है या फिर राज्यसभा, कहीं से भी आप इसे इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, and the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of India। okay, यहाँ पर जो है इसे हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि ऐसा कोई संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तित करना चाहता है तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिका द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऐसा मतलब कोई ऐसा होता है ना कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर बात भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ही कही गई है। अब देखिए जब हम अमेंड कर रहे हैं तो 368 आर्टिकल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 368 के तहत ही हम करेंगे अमेंडमेंट्स। अब यहाँ पर जब बात आती है कि राज्यों की पूर्ण सहमति चाहिए होती है, नहीं, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। राज्यों की पूर्ण सहमति यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ पर
वन हाफ मतलब जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से हाफ मतलब 14 राज्यों की यहाँ पर सहमति चाहिए होती है, और वो भी सहमति नॉर्मली सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% प्लस वन, है ना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर ऑल द स्टेट्स नहीं होगा, 50% या हाफ ऑफ द स्टेट की इजाज़त या मंजूरी चाहिए होती है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों गलत है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये वाली जो कंडीशन है स्टेट्स वाली, जो स्टेट्स का 50% यहाँ पर चाहिए होता है, ये कुछ कंडीशंस पर होता है। कौन कौन सी केसेस में होगा यहाँ पर, वो चलो देख लेते हैं फटाफट। तो एक केस होता है आपका जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और उसकी मैनर मतलब किस तरीके से उसका इलेक्शन होगा, उस पर अगर जो कुछ संशोधन करना है या अमेंडमेंट करने हैं, तो वहाँ पर ये वाला प्रोसेस आपका लगता है हाफ ऑफ द स्टेट प्लस द 2/3 मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द सेंट्रल, ठीक है। और सेकंड केस आता है यहाँ पर जैसे एक्सटेंड करना है एग्जीक्यूटिव पावर को, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स को, ठीक है, यूनियन और स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाना है। और यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी यहाँ पर इसके अंदर आएगा, ठीक है। और एनी आइटम लिस्टेड इन द 7th शेड्यूल, 7वें शेड्यूल के अंदर कोई भी चीज़ लिस्टेड है वो भी इसके अंदर आती है। और यहाँ पर आता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनसे रिलेटेड कुछ भी अमेंडमेंट्स करनी है तो वहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब मतलब अमेंडमेंट क्या मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना है या घटाना है या जो भी है करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जिसके अंदर ये आपका स्टेट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि हमने इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर 21 to 40 क्वेश्चंस को कवर अप किया है फॉर द इंडियन पॉलिटी, और ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के एग्जाम से मैंने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।